डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल है, एक्सप्लेन्ड सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ डॉटर्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो लड़कियां होती हैं उनका पिता की संपत्ति में क्या अधिकार है, विरासत पर क्या अधिकार है, उसके संबंध में अभी एक मामला चल रहा है। मामला ये है कि भारत में जो हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये 1956 में बनाया गया था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी 1949 में मृत्यु हो गई थी। उस टाइम उसके केवल एक लड़की थी। तो मुद्दा यह है कि हमारे यहाँ जो कानून बना वो 1956 में बना, तो क्या उसके पहले ये व्यवस्था मानी जाए कि अगर उसके पहले, कानून के पहले अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसके कोई पुत्र या मेल हियर या हायर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसकी बेटी उसकी संपत्ति की वारिस हो सकती है या नहीं है? यही केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमारे लिए केस से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम ये समझें कि आखिर भारत में क्या अगर लड़कियों को पिता की संपत्ति में अधिकार मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, मिलेगा तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। तो हम ये सब देखेंगे कि कब से मिल रहा है, ये भी हम देखेंगे। देखिए, हमको पता है कि भारत में पहले जो सिविल केसेस थे उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी एक कानून बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जब 1956 में आया तो वहाँ पर किया क्या गया कि जो भी मिताक्षरा कानून थे, यानी भारत में कानून का एक स्कूल है या परंपरा है जिसको हम बोलते हैं मिताक्षरा कानून, जो कि भारत में विवाह उत्तराधिकार से संबंधित हैं, उन कानूनों को कोडिफाई करके एक कानून बनाया गया। उस कानून का नाम था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। अब ये एक्ट क्या था? ये बेसिकली कानून जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 था या हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, ये बेसिकली गवर्न करता था सक्सेशन को और इनहेरिटेंस को, यानी उत्तराधिकार को और विरासत को। लेकिन इस कानून की एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि ये पिता की संपत्ति में केवल पुत्र को ही एक लीगल उत्तराधिकारी मानता था। फिर कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये कानून पिता की संपत्ति का वास्तविक लीगल जो उत्तराधिकारी मानता था वो केवल उसके पुत्र को मानता था, पुत्री को नहीं मानता था। और इस कानून में जो हिंदू शब्द का जिक्र है वो केवल हिंदुओं के लिए नहीं है बल्कि अन्य सभी धर्म जिनका ओरिजिन हिंदू धर्म से हुआ है, चाहे वो सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो या आर्य समाजी हो या फिर ब्रह्म समाजी हो, इन जो भी ये फॉलोअर हैं इन धर्मों को मानने वाले, इनके जो भी उत्तराधिकार या विरासत से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो भारत में कानून है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसके माध्यम से ऐसे मामलों का समाधान किया जाता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या मैंने आपको बताई कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक मिनट, उसमें पिता की संपत्ति में जो वास्तविक वारिस माना गया था वो केवल पुत्र को माना गया था। इसलिए भारत की सरकार ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक अमेंडमेंट किया और उस हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट में ये बात लिखी गई कि पिता की संपत्ति में पुत्र के समान एकदम पुत्र के जैसा ही अधिकार मिलेगा पुत्री को। तो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद से ये कंफर्म हो गया कि जो पहले वाला कानून था जिसमें लीगल जो अधिकारी माना गया था, लीगल जो पिता की संपत्ति और विरासत का अधिकारी माना गया था पुत्र को, वो परंपरा बदल दी गई थी और अब पुत्री को भी लीगल अधिकारी मान लिया गया था। अब हम सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाए हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला पॉइंट उठाया है डॉटर इनहेरिटेंस से रिलेटेड, यानी पुत्री को विरासत में क्या अधिकार है इससे संबंधित। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी विरासत नहीं लिखी है या अपनी कुछ भी विल नहीं लिखी है, तो उसकी जो भी संपत्ति होगी अगर उसका पुत्र नहीं है तो उसकी एकमात्र पुत्री को मिलेगी। फिर से बोल रहा हूं, डॉटर इनहेरिटेंस के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसका कोई मेल उत्तराधिकारी या मेल हियर नहीं है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके एकमात्र पुत्री है या पुत्री हैं, तो उसकी संपत्ति उसकी पुत्रियों को जाएगी, ना कि उसके भाइयों को। याद रखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही साथ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में कुछ एंशियंट टेक्स्ट या प्राचीन ग्रंथ ऐसे हैं और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जुडिशियल जजमेंट्स इस प्रकार के हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में बहुत पहले से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का खुद जिक्र किया कि भारत में इस प्रकार के महिलाओं को संपत्ति में अधिकार पहले से था पिता की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में जो मिताक्षरा जो कानून पालन किया जाता है उसमें भी महिलाओं को अधिकार था। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में एक किताब चलती थी कानून से संबंधित, व्यवस्था चंद्रिका। उस कानून का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसमें आपको बृहस्पति इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई देंगे कि प्राचीन काल की किताब है, वहां पर बृहस्पति एक स्टेटमेंट देते हुए आपको दिखते हैं कि जिस प्रकार से पिता की विरासत पुत्र को मिलती है उसी प्रकार से उत्तराधिकारी के रूप में पुत्री भी एलिजिबल है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने आगे जिक्र किया जो भारत के एक मनु परंपरा चली आती है उसका, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनु ने इस बात का जिक्र किया है कि जिस प्रकार से पुत्र का अधिकार है पिता की विरासत में, सेम उसी प्रकार से पुत्री का विरासत में अधिकार है और पुत्री ही भी पुत्र के समान उसकी उत्तराधिकारी होगी। इस बात को याद रखना है। अब सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है कि मान लो कि कोई औरत है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके कोई भी बच्चा नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मानो एक औरत है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तब क्या सिस्टम होगा ये समझिए। देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई एक औरत है जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की कि अगर कोई औरत है उसका ना तो पति है, ना उसका कोई संतान है, ना उसका कोई पुत्र है, ना पुत्री है, अगर ऐसी औरत की भी मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब है कि अब संपत्ति का वास्तविक उत्तराधिकारी कोई नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी औरत की संपत्ति ये देखा जाएगा कि उसको अपने मायके पक्ष से मिली है या ससुराल पक्ष से मिली है। अगर उसको संपत्ति अपने पिता की साइड से या मायके पक्ष से मिली है तो उसकी संपत्ति को उसके पिता के जो भी उत्तराधिकारी होंगे, पिता के मतलब उसके भतीजे हो सकते हैं या उसके भाई हो सकते हैं, उनको दे दी जाएगी। अगर उसकी संपत्ति जो उस औरत के नाम पर है वो उसको उसकी ससुराल से मिली है यानी उसके पति के पिता की साइड से मिली है तो वो संपत्ति उसके जो भी ससुराल पक्ष के उत्तराधिकारी होंगे उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो उम्मीद है ये चीज आप समझ पाओगे। अब एक चीज का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं जब भी इस प्रकार की बात आती है कि यहां पर आप देखोगे कि दो कानूनों का बड़ा जिक्र होता है। एक तो मिताक्षरा हो गया, एक मिनट, एक तो हो गया मिताक्षरा और दूसरा हो गया दाय भाग। अब इन दोनों कानून में अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों कानून भारत में प्रचलित हैं और यूपीएससी ने 2021 में या 2021 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ दिया था जो भारत में कानून की एक परंपरा है। सबसे पहले अगर हम बात कर ले किसकी, सबसे पहले अगर हम बात कर ले मिताक्षरा की, तो मिताक्षरा असम और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू है, जबकि दाय भाग केवल असम में और वेस्ट बंगाल में लागू है। अगर मिताक्षरा की बात करें तो इसकी रचना की है विज्ञानेश्वर ने और दाय भाग की रचना की है जीमूत महान ने। याद रखना, जीमूत वाहन ने इसकी रचना की है। अब मिताक्षरा कानून क्या कहता है ये समझिए। मिताक्षरा कानून बंगाल और असम को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है और ये कहता है कि पुत्र के जन्म के बाद ही वो पिता का वारिस हो जाता है, यानी पुत्र जैसे ही जन्म लेता है तो पिता की संपत्ति का वो उत्तराधिकारी हो जाता है, उसका पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाता है। अब अगर हम दाय भाग की बात करें जिसकी रचना जीमूत वाहन ने की है, वो केवल भारत में असम और बंगाल में लागू होता है और ये कहता है कि पुत्र का जन्म के बाद से ही पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं होता है, बल्कि जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तब पुत्र का पिता की संपत्ति में अधिकार होगा, यानी पिता की मृत्यु के पश्चात ही जो पुत्र होगा वो वारिस होगा या उत्तराधिकारी होगा, पिता की संपत्ति का हकदार होगा। लेकिन ये जो मृत्यु के बाद वाली संपत्ति का अधिकार वाला मामला है ये बंगाल और असम में लागू है, बाकी क्षेत्रों में पूरे भारत में अपनी मिताक्षरा लागू है। इसलिए हम लोग जिस नियम कानून के तहत आते हैं कि हम सभी अपने पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, केवल बंगाल और असम के लोग पिता की मृत्यु के पश्चात उनके संपत्ति के वारिस होंगे।
उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।